गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कक्षा 7 में पाठ 5 और पाठ 6 यानी कि पाठ 5 मिठाई वाला और पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर की पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, ये पाठ आप पहले भी पढ़ चुके हो। आज इस पाठ की हम पुनरावृत्ति देखेंगे। पाठ 5 मिठाई वाला। बच्चों, इस पाठ का जो सार है, आज इस पाठ का सार मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखित मिठाई वाला कहानी में एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया गया है जो कभी किसी नगर का प्रतिष्ठित आदमी था तथा जिसके पास सभी प्रकार का सुख, परिवार, धन, वैभव सभी कुछ था, किंतु समय की लीला उसका सब कुछ नष्ट हो गया। अब वह कभी मुरली बेचकर, कभी मिठाई बेचकर, तो कभी खिलौने बेचकर बच्चों के साथ घुल मिलकर अपना मन बहलाता है। उसे इन बच्चों में अपने बच्चों की झलक दिखाई देती है। पहली बार वो खिलौने बेचने आया। उसकी मधुर आवाज़ सुनकर छोटे छोटे बच्चों के झुंड ने उसे घेर लिया। बच्चे खिलौनों को देखकर पुलकित हो उठे। खिलौने वाला भी बच्चों को देखकर प्रसन्न हो उठा। राय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। बच्चों की माँ रोहिणी ने उनसे पूछा कि ये खिलौने कितने में लाए हो। बच्चों ने बताया 2 पैसे में। सुनकर रोहिणी चकित हो गई। सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया। छह महीने बाद एक मुरली वाले के आने का 6 महीने बाद एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग उसकी मुरली बजाने की तारीफ करते और कहते, 2-2 पैसे में मुरली बेचने में भला उसे क्या बचता होगा। मुरली वाला 30-32 का दुबला पतला गोरा युवक था जो रंगीन बीकानेरी साफा बांधता था। लोगों को लगा कि यही मुरली वाला कुछ मास पूर्व खिलौने बेचने आया करता था। रोहिणी ने मुरली वाले का स्वर सुना, उसकी आवाज़ सुनी। उसे भी उसका स्वर सुनकर लगा कि यही व्यक्ति पहले खिलौने बेचने आया था। उसे अपने पति विजय बाबू से मुरली वाले को बुलाने को कहा। विजय बाबू अपना अखबार छोड़कर मुरली वाले को बुलाने गए और उससे पूछा कि मुरली किस तरह देते हो। मुरली वाले ने बताया कि वैसे तो 3-3 पैसों में देता हूँ, पर आपको 2-2 पैसों में ही दे दूंगा। विजय बाबू को लगा कि मुरली वाला उनसे झूठ कह रहा है। वे बोले, सभी को 2-2 पैसों में देते होंगे, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। मुरली वाला विजय बाबू की बात सुनकर उदास हो गया। बोला कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर भी चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। पूरी 1000 बनवाई तब इस भाव पड़ी है। विजय बाबू ने उससे 2 मुरलियाँ ले ली। वे घर के भीतर आ गए। बच्चे मुरली वाले के आसपास मंडराते रहे और मुरली वाला प्रसन्न होकर उन्हें मुरलियाँ देता रहा। मकान में बैठी हुई रोहिणी उसकी सारी बातें सुनती रही। उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतनी प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर सौदा भी कितना सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो इस तरह मारा फिरता है। तो बच्चों, पहले जो मुरली वाला वो 6 महीनों के बाद एक मुरली वाले के आने का समाचार हो गया। अब उसके बाद उसको 8 महीने बीत गए। तो 8 महीने बाद एक दिन रोहिणी छत पर चढ़कर अपने बाल सुखा रही थी। उसे नीचे गली में मिठाई वाले का स्वर सुनाई दिया, यानी कि मिठाई वाले की आवाज़ सुनाई दी। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, यानी मिठाई वाले की जो आवाज़ थी वो रोहिणी के लिए जानी पहचानी थी, क्योंकि उसी आवाज़ को उसने पहले भी सुनी थी।
वह झट से नीचे उतर आई, यानी कि उसकी आवाज़ सुनकर वो नीचे उतर आई। पति मकान में नहीं थे, केवल वृद्धा दादी थी। उसने दादी के द्वारा मिठाई वाले को बुलवाया। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? पैसे की 16 देता हूँ। यानी कि बच्चों 6 महीने 8 महीने पहले, यानी कि पहले वो क्या बेचने आया था, 6 महीने बाद वो मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। पहली बार वो खिलौने बेचने आया, उसके बाद वो मुरली बेचने के लिए आया, और फिर 8 महीने के बाद वो क्या लेकर आया? मिठाई लेकर आया। अब तभी वो जब 8 महीने के बाद मिठाई लेकर आया बच्चों, तो रोहिणी को उसका जो स्वर था, उसकी जो आवाज़ थी, वो उसे जानी पहचानी लगी। तो उसने क्या किया, अपनी जो वृद्धा दादी थी वहाँ पर घर में, उसने दादी के द्वारा मिठाई वाले को बुलवाया। मिठाई वाला निकट आ गया, यानी कि पास आया, और बोला कि कितनी मिठाई दूँ माँ? पैसों की 16 देता हूँ। दादी मोल भाव करने लगी। रोहिणी पासी थी, बोली, दादी 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। रोहिणी ने दादी के माध्यम से पूछा कि क्या वह मिठाई वाला इससे पूर्व भी इस शहर में आया है? अब जैसे ही वो मिठाइयाँ गिनने लगा तो रोहिणी ने दादी के माध्यम से, यानी कि दादी के द्वारा उससे पूछवाया कि क्या वो मिठाई वाला इससे पहले भी इस शहर में आया है, यानी और कुछ बेचने के लिए यहाँ पर आया था। मिठाई वाले ने बताया कि यह इससे पहले भी 2 बार आ चुका है। इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। अब जैसे ही उसने पूछा तो मिठाई वाले ने कहा कि हाँ, वो 2 बार आ चुका है। इससे पहले वो मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले वो खिलौने बेचने के लिए आया था, यानी खिलौने लेकर वो आया था। रोहिणी ने उससे पूछा कि इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? क्यों? पहले तो मिठाई वाला कुछ बताने को तैयार नहीं हुआ, पर बाद में उसने बताया कि वह भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था उसके पास। सुंदर स्त्री तथा 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। विधाता की लीला अब कोई नहीं है, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, क्योंकि वे कहीं न कहीं तो जन्मे ही होंगे। बच्चों के साथ रहने पर अपने बच्चों की झलक सी मिल जाती है। इन बच्चों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसके बच्चे भी इन्हीं में उछल कूद कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा लेता हूँ। रोहिणी ने देखा मिठाई वाला की आंखें आंसुओं से तर है। यानी मिठाई वाले ने कहा कि वो भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। उसके पास मकान, व्यवसाय, गाड़ी सब कुछ था। सुंदर स्त्री और 2 छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन विधाता की लीला अब कोई नहीं है, तो इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, क्योंकि वे कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे और बच्चों के साथ रहने पर उसे अपने बच्चों की झलक सी मिल जाती है। इन बच्चों को देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे उसके बच्चे भी इन्हीं में उछल कूद कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है, जो नहीं है इस तरह उसी को वो पा लेता है। तो रोहिणी ने देखा कि मिठाई वाले की आंखें आंसुओं से तर है, यानी कि मिठाई वाले की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी चुन्नू मुन्नू आ गए। वे मिठाई लेने की जिद करने लगे। मिठाई वाले ने मिठाई की 2 पुड़ियाँ बांधी और चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, पर मिठाई वाले ने इस बार पैसे लेने से इनकार कर दिया और वह अपनी पेटी उठाकर चला गया। तो बच्चों, ये था हमारा पार्ट 5 मिठाई वाला, जिसका सार मैंने आपको बताया। अभी बच्चों पार्ट 6 रक्त और हमारा शरीर। तो ऐसे ही रक्त और हमारा शरीर का भी पाठ का सार हम देख लेते हैं।
रक्त और हमारा शरीर पाठ के जो लेखक है वो है यतीश अग्रवाल। यतीश अग्रवाल द्वारा लिखित रक्त और हमारा शरीर शीर्षक लेख में रक्त के संबंध में आवश्यक एवं उपयोगी जानकारी दी गई है। बच्चों, ये पाठ आपने पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि इसमें रक्त के बारे में आवश्यक एवं उपयोगी जानकारी यहाँ पर दी गई है। दिव्या नाम की जो लड़की है, यानी दिव्या और अनिल, उनकी बात यहाँ पर बताई गई है। तो दिव्या अनिल की छोटी बहन है। कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती है, किसी काम में मन नहीं लगता और भूख भी पहले से कम हो गई है। डॉक्टर ने उसे देखकर बताया कि लगता है उसके शरीर में रक्त की कमी हो गई है, इसलिए उसे रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेजा। वहाँ उसे अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें ले ली और अगले दिन आने को कहा। अगले दिन डॉक्टर दीदी ने बताया कि दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया का मतलब पूछने पर डॉक्टर दीदी ने समझाया कि हमारे शरीर में रक्त के दो भाग होते हैं। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के दूसरे भाग में छोटे छोटे कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ रंगहीन, जिन्हें प्लेटलेट कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। रक्त के इस कणों को केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। डॉक्टर दीदी ने अनिल को रक्त के लाल कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाया। रक्त की एक बूंद में रक्त के इन कणों की संख्या लाखों में होती है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल 4 महीने का होता है। 4 महीने के बाद ये नष्ट हो जाते हैं, तो नए कण नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में रक्त कणों का निर्माण होता रहता है। रक्त कणों के निर्माण के लिए प्रोटीन, लौह तत्व तथा विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। ये सब तत्व सब्जियों, फलों, गोश्त, दूध तथा अंडे में पाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन चीज़ों का सेवन नहीं करता तो उसके शरीर में उचित मात्रा में रक्त कणों का निर्माण नहीं हो पाता तथा रक्त में इन कणों की कमी हो जाती है। रक्त में लाल कणों की कमी को एनीमिया कहते हैं। पौष्टिक आहार लेने से एनीमिया से बचा जा सकता है। पेट में कीड़े हो जाने से भी एनीमिया हो जाता है। ये कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इन कीड़ों से बचने के लिए आवश्यक है कि हम सफाई का पूरा ध्यान रखें। भोजन से पूर्व हाथ अच्छी तरह से धो लें और साफ पानी ही पिए। एक अन्य किस्म के कीड़े भी होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि हम शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करें। सफ़ेद कण और प्लेटलेट कणों का शरीर में क्या काम होता है? इस प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर दीदी ने बताया कि जब किसी रोग के रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो रक्त के सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। इस प्रकार ये बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। रक्त के प्लेटलेट कण चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। रक्त के प्लाज्मा में एक खास किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी-फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। प्लेटलेट कण इनसे चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरारें भर जाती है और रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। यदि घाव गहरा हो और खून का बहना बंद ही न हो तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में
चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। अधिक रक्त बह जाने पर खून चढ़ाने की भी ज़रूरत होती है। हर व्यक्ति को नहीं चढ़ाया जा सकता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया जाता है। व्यक्ति के रक्त समूह की जांच के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं, जिनमें सभी किस्म के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। इस समय में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। रक्तदान से शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। कुछ ही दिनों में शरीर इतना रक्त बना लेता है। तो बच्चों, रक्त और हमारा शरीर में हमें रक्त के बारे में बहुत सी जानकारी इस पाठ के माध्यम के द्वारा हमें मिलती है। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।